अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में जो था वो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था वो इवॉल्व गैस एनालिसिस था, जिसका हमने बेसिक प्रिंसिपल देखा था कि किस तरह से जो है वो डिफरेंट गैसेस जब थर्मोग्राविमेट्री के अंदर हम डिफरेंट या थर्मल मेथड ऑफ एनालिसिस के अंदर हम जो डिफरेंट टाइप्स के सैंपल एनालाइज करते हैं, तो डिकम्पोजिशन के बाद क्या होती है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस जो है वो इवॉल्व होती हैं। तो उन गैसेस को एनालाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इवॉल्व गैस एनालिसिस के मेथड्स को यूज़ करते हैं, जिसमें हमने कहा था कि जो भी गैसेस इवॉल्व हो रही हैं उनको एनालाइज करने के लिए हम डिफरेंट जो टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल हैं उनको हम कपल करते हैं अपनी जो भी हमारे पास थर्मल की जो भी जितनी भी टेक्निक्स हैं। लाइक लास्ट लेक्चर में जो था हमने स्टार्ट किया था कि हमने जो है वो थर्मल एनालिसिस की जो भी टेक्निक थी उसको कपल किया था मास स्पेक्ट्रोमेट्री के साथ, और हमने देखा था कि किस तरह से जो है मास स्पेक्ट्रोमेट्री डिफरेंट टाइप्स के सैंपल के अंदर से जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसियस मटेरियल इवॉल्व होता है उसकी डिटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। आज हम देखेंगे कि जो TAMS हमने देखा था जिसकी हमने इंस्ट्रूमेंटेशन डिस्कस की थी, बेसिक प्रिंसिपल डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे कि TA का जो है वो क्या क्या बेसिक जो हमारे पास कर्व आता है वो किस तरह से कर्व की शेप आती है, और देन हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस हैं कि अगर हम जो थर्मल एनालिसिस की या थर्मल मेथड्स की टेक्निक्स को MS के साथ कपल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कर्व जो आता है TAMS का वो कौन सा है, किस तरह का आता है। यहाँ पे अगर मैं आपको कर्व दिखाऊं कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर जो है वो रिएक्शन के रिजल्ट में एज ए रिएक्शन जो है वो इवॉल्व हुए हैं। थर्मल एनालिसिस की जो टेक्निक यूज़ की गई है वो TG है और DTG है। ठीक है, दो टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ किया गया है, और हमारे पास जो ग्राफ की शेप आती है TG कर्व हमारे पास कुछ इस तरह से आता है। DTG कर्व ये हमारे पास इस तरह से है। ठीक है, और जो हमारे पास थर्ड हमारा MS का आ रहा है जो क्या कर रहा है, गैसियस मटेरियल को जो हमारे पास इवॉल्व हो रहा है उसको एनालाइज कर रहा है, वो हमारे पास कर्व कुछ इस फॉर्म में आता है। ठीक है, और ये जो ग्राफ ड्रॉ किया गया है वो टेम्परेचर वर्सेस जो है वो परसेंटेज टेम्परेचर इनटू डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे टेम्परेचर की जो रेंज है 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 और 900 एंड सो ऑन है। इसी तरह से 40, 50 100% ये है परसेंटेज। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा है, हमारा TG कर्व, थर्मोग्रेविमेट्री का कर्व। ये हमारे पास जो है वो DTG डेरिवेटिव थर्मोग्रेविमेट्री कर्व। ठीक है, DTA कर्व सॉरी, और ये हमारे पास हमारा कौन सा कर्व है, MS कर्व है। ठीक है, मीन्स क्या कि दो थर्मल एनालिसिस की टेक्निक TG के साथ अगर हम MS को कपल करते हैं तो हमारे पास ग्राफ की कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटेशन आती है, या हम कहें कि हमने DTA को जो है वो MS के साथ कंबाइन किया है तो हमारे पास कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास जो डिफरेंट कर्व्स की शेप्स आ रही है, प्लेट्यूज आ रही हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि रिएक्शंस के अंदर या जो भी डिकम्पोजिशन के स्टेप्स हुए या जो भी हमने अपना सैंपल जो है वो TA मेथड के जरिए एनालाइज कर रहे हैं उसके अंदर कौन कौन सी पॉसिबल चेंजेस आ रही है। यहाँ पे हमने क्या कहा कि कौन से तीन गैसियस मटेरियल जनरेट हो रहे हैं, जिसमें हमने कहा कि फर्स्ट पीक जो है हमारे पास ये वाटर की आ रही है, वाटर का एनालिसिस, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, TAMS कर्व है जिसके अंदर क्या किया हुआ है, थर्मल एनालिसिस की DTG और TG को कपल किया हुआ है MS के अंदर, और जो बेसिकली गैसियस मटेरियल जो भी इवॉल्व हुआ है, जो एनालाइज किया गया वो है वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री को अगर हम जो है वो कपल करते हैं TG के साथ, उसके कुछ तो डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशन जो थी वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। यहाँ पे हम कुछ इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं कि क्या क्या है बेसिकली।
जिसमें जो फर्स्ट एडवांटेज आता है वो है फास्ट एंड हाई एफिशिएंट मेथड। कि फास्ट है बहुत ज़्यादा और एफिशिएंट मेथड है, क्योंकि हमें पता है कि जो एमएस है वो मास टू चार्ज की रेशियो पे जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स को एनालाइज कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फास्ट, क्योंकि बहुत फास्टली या कम टाइम के अंदर जो है वो एनालिसिस होता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि फास्ट भी है और एफिशिएंट मेथड भी। हाई सेंसिटिविटी है, while small amount of gas is required, small amount of gas जो है वो रिक्वायर्ड होती है। हाई लिनियरिटी ऑफ कंसंट्रेशन ओवर सीवरेज, हाई लिनियरिटी भी है इसकी, मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम कहते हैं आयन चेंज होती है, लिनियरिटी जो है वो इसकी हाई है। इसके साथ साथ इसके कुछ लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस भी हैं। हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन ड्यू टू कॉमन इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन मेक इंटरप्रिटेशन ऑफ गैस मिक्सचर समटाइम्स डिफिकल्ट। अगर हम इसकी लिमिटेशंस देखें, क्योंकि समटाइम हम क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स किस्म का सैंपल है, लाइक अगर पॉलीमर्स है जिसको हम क्या कर रहे हैं टीए मेथड के जरिए एनालाइज कर रहे हैं, जब वो एमएस के अंदर जाता है तो फ्रेगमेंटेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है जो क्या करती है कि जो भी हमारे पास स्पेक्ट्रा आता है उस स्पेक्ट्रा के अंदर बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि नॉइस एक तरह से कॉज करती है, तो डिफ़िकल्ट हो जाता है उन स्पेक्ट्रास को जो है वो स्टडी करना या इंटरप्रेट करना। फ्रेगमेंटेशन ड्यू टू कॉमन इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन, fragmentation due to common ion ionization makes interpretation of gas mixture sometime difficult, makes डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो ये मेन इसका हम क्या कह सकते हैं कि FTTAMS का जो है, जो हम गैसियस मटेरियल जो भी इवॉल्व हो रहा है उसकी स्टडी करने के लिए हम यूज़ करते हैं, उसके जो है वो बेसिकली डिसएडवांटेजेस या फिर हम क्या कहते हैं कि लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट जो है वो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है हमारे पास कि अगर हमारे पास जो भी टीए का हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन है, टीए मेथड है, उसको अगर हम FTIR के साथ कंपल करके जो है वो यूज़ करते हैं अपनी गैशियस मटेरियल के एनालिसिस के लिए, तो सेकंड हमारे पास जो आएगा वो है TAFTIR। TAFTIR का बेसिक प्रिंसिपल अगर हम कहें तो सेम ही है। टीए थर्मल मेथड्स कोई भी हम यूज़ करेंगे, लाइक हमारे पास TG हो सकती है, DTA हो सकता है, DTG हो सकती है या फिर DSC हो सकती है, जिसको हम क्या करेंगे कपल करेंगे FTIR के साथ। हमारा जो भी मटेरियल होगा वो डिकम्पोज होगा, उसके अंदर जो भी पॉसिबल चेंजेस आएंगे वो टीए इंस्ट्रूमेंट के अंदर चेंजेस आएंगे, एज अ जो भी गैशियस मटेरियल जनरेट होगा वो हम क्या करते हैं एक प्रॉपर इंटरफेस यूज़ करते हैं। इंटरफेस के जरिए जो भी मटेरियल जो है वो जनरेट होता है टीए के अंदर, वो क्या करता है जो हमारी करियर गैस होती है, जिसको हमने कहा था जो बर्जिंग गैस है वो हम करियर गैस के तौर पे यूज़ करेंगे, उसको जो है वो करियर गैस उन गैशियस मटेरियल को स्वयं करके ट्रैवल करवा के कहाँ पे ले जाती है हमारे पास FTIR के अंदर ले जाती है। तो FTIR क्या करता है कौन से टाइप की गैशियस मटेरियल जो है वो जनरेट हुआ है उनको जो है वो डिटेक्ट करता है, एनालाइज करता है, देन हमारे पास स्पेक्ट्रास की फॉर्म में जो है वो पीक्स आती हैं और उन पीक्स की बेसिस पे जो है हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास जो भी मटीरियल है उसके अंदर से कौन से टाइप का गैशियस मटीरियल जो है वो जनरेट हुआ है, कितनी जो है वो टाइप्स की गैशियस मटीरियल जनरेट हुआ है और कितनी अमाउंट के अंदर जो है वो गैशियस मटेरियल जनरेट हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि हम क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी एनालिसिस जो है वो हम कर सकते हैं गैशियस मटेरियल का जो भी हमारे पास जनरेट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे TAFTIR। फॉरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड। ठीक है, बेसिक अगर हम देखें इसका तो क्या है,
हमें पता है कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम क्या होता है कि IR रेडिएशंस को पास आउट कराते हैं जो हमारे सैंपल के साथ इंटरेक्ट करती हैं। स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन जो है हमारा सैंपल एब्जॉर्ब करता है, उसकी वजह से उसके अंदर क्या होते हैं कि जो भी बॉन्डिंग्स होती हैं उन बॉन्डिंग्स के अंदर जो है डिफरेंट वाइब्रेशंस, रोटेशंस या फिर हम कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के उनके अंदर वाइब्रेशंस कॉज करता है। तो उसकी वजह से क्या होती है कि हमारे पास पीक्स अपेयर होती हैं और जहाँ पे जिस पॉइंट्स पे एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर हमारे पास पीक्स आती हैं, उन पीक्स की बेसिस पे हम क्या करते हैं इवेलुएट कर लेते हैं कि हमारे पास सैंपल के अंदर कौन सी गैशियस मटेरियल जनरेट हुआ है। ठीक है, FTIR को जो है हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं गैशियस मटेरियल के एनालिसिस के लिए, और जो था FTIR को गैशियस मटेरियल के एनालिसिस के लिए जो सबसे पहले रिकोगनाइज़ किया था वो था लाइबमैन ने, जो था वो इसको रिकोगनाइज़ किया। द यूज़ ऑफ FTIR for the analysis of evolved gas was recognized. Evolved gas analysis was recognized by Liebman et al. Liebman et al. ने जो था वो इसको इंट्रोड्यूस करवाया था कि हम FTIR को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। किस वजह से? ड्यू टू इट्स स्पेसिफिसिटी, क्योंकि आपको पता है कि हर एक जितने भी बॉन्ड्स मौजूद हैं, जितने भी केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं, स्पेसिफिक बॉन्डिंग होती है और हर एक कंपोनेंट जो है जो उसके दरमियान की बॉन्डिंग वो स्पेसिफिक वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी जो है वो एब्जॉर्ब करता है और देन वो अपनी क्या करता है वाइब्रेशंस को शो करता है। उसकी बेसिस पे फिर क्या होता है कि हमारे पास क्या आती हैं स्पेसिफिक पीक्स आती हैं। तो इसीलिए वजह से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर एक जो भी कंपोनेंट है हमारे पास एटम्स है, कंपाउंड है, वो स्पेसिफिक रेंज की फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेगा। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि FTIR जो है वो स्पेसिफिसिटी इसकी जो है बहुत ज़्यादा होती है। लाइबमैन एट अल ड्यू टू इट्स स्पेसिफिसिटी एंड शॉर्ट मेजरमेंट टाइम, शॉर्ट मेजरमेंट टाइम भी बहुत शॉर्ट आता है, क्योंकि हम अपना सैंपल की डिस्क बना के सिंपल जो है हम अपना सैंपल प्लेस करते हैं और हमारे पास जो है वो स्पेक्ट्रास विद इन सेकेंड्स हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो स्पेक्ट्रास है वो जनरेट हो जाते हैं। शॉर्ट मेजरमेंट टाइम, तो इसी वजह से जो है वो FTIR को मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है बट इट ऑल्सो हैव द पॉसिबिलिटीज ऑफ इंटरफेरेंसेस इन स्पेक्ट्रा ड्यू टू स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज वाटर एंड HCl। लेकिन हमारे पास जो स्पेक्ट्राज आते हैं उनके अंदर भी कुछ इंटरफेरेंसेस के चांसेस होते हैं ज़्यादा, और इंटरफेरेंसेस के चांसेस या कॉजेज मेन क्या है कि डिफरेंट स्मॉल टाइप्स के एटम्स मौजूद हो सकते हैं, लाइक वाटर है या फिर HCl है। अगर कहीं सैंपल के अंदर मौजूद रह गया है तो उसकी वजह से क्या हो सकती है कि इंटरफेरेंसेस आ सकती हैं। ऑल्दो FTIR इज वाइडली यूज फॉर द एनालिसिस बट इट रिक्वायर्स सम कंप्रोमाइजेस बी मेड बिटवीन द आइडियल रिक्वायरमेंट। हम FTIR को जो है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं, लेकिन क्योंकि सारी की सारी कंडीशंस जो है, या ये इन अदर वर्ड्स हम ये कह लें कि हमें जो है वो आइडियल कंडीशंस नहीं मिलती, तो उसके लिए कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ पॉइंट पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। लाइक हमें जो है वो हाई हीटिंग रेट रखना पड़ता है और लो कैरियर गैस फ्लो रेट जो है वो यूज़ करना पड़ता है, ताकि हम क्या कर सकें कि जितने भी गैशियस मटीरियल हमारे पास जनरेट हो रहे हैं या जितने भी डिग्रेडेशन के प्रोडक्ट्स जनरेट हो रहे हैं वो सारे के सारे एनालाइज हो सकें। लेकिन अगर हम क्या करते हैं हाई जो है वो हीटिंग रेट रखें और लो कैरियर गैस का फ्लो रेट जो है वो स्लो रखें, तो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स जनरेट होते हैं इवॉल्व गैस एनालिसिस या FTIR के अंदर, कि हमने कहा कि अगर जो है वो लो फ्लो रेट होगा तो कैरियर गैस के अंदर जो भी हमारे पास गैशियस मटेरियल गैस फॉर्म में मौजूद है, तो चांसेस ये हैं कि वो गैशियस मटेरियल गैस फेज के अंदर क्या कर सकता है, इंटरैक्ट करके कोई सेकेंडरी प्रोडक्ट्स बना सकता है, और वो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास स्पेक्ट्रा आएगा उसको इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है, लो फ्लो रेट मे कॉज सेकेंडरी रिएक्शन बिटवीन गैशियस प्रोडक्ट एंड हाई फ्लो रेट कैन कॉज वेइंग प्रॉब्लम्स इन TG। लेकिन अगर हम हाई फ्लो रेट रखते हैं तो उसकी वजह से भी क्या है कि जो भी वेट का एनालिसिस TG के अंदर हो रहा है, थर्मल अपरेटस के अंदर हो रहा है, वो वेइंग के अंदर प्रॉब्लम्स जो है वो जनरेट हो सकती हैं। काइज़लबर्गर एंड पोस्ट डील विद द कपलिंग ऑफ TA विद FTIR। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए जो था वो काइज़लबर्गर और पोस्ट ने जो था इसके ऊपर काम किया। उसने कहा कि जितनी भी गैस जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, जो भी हमारी पर्जिंग गैस होती है जो हम TA अपरेटस के अंदर यूज़ कर रहे हैं, अगर हम वो सारी की सारी गैस जो है वो FTIR इंस्ट्रूमेंट में से पास आउट करवाएं, FTIR का जो भी सेल है उसमें से पास आउट करवाएं, तो क्या है, सो द ट्रांसफ़र
line should not change the flow rate and pressure of the gas. अच्छा, the whole gas pass through the FTIR cell, so the transfer line should not change the flow rate and the pressure of the gas. Means क्या कि जो हम गैस का फ्लो रेट हमने अपने टीए के अंदर रखा हुआ है, अगर उसी फ्लो रेट के ऊपर हम क्या करें कि सेम फ्लो रेट के साथ या सेम प्रेशर के साथ हम क्या करें, वही गैस जो है वो अपने FTIR इंस्ट्रूमेंट के अंदर से भी पास आउट करें, कि मतलब जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि जो भी गैशियस मटेरियल हमारे पास टीए अपरेटस के अंदर जनरेट हुआ है, जो कैरियर गैस के साथ फ्लो करके हमारे पास क्या आ रहा है, FTIR के अंदर आ रहा है, तो अगर हम उसके फ्लो रेट की या फिर हम जो भी उसका जो है वो फ्लो रेट या उसका हम प्रेशर चेंज ना करें, जो प्रेशर या जो फ्लो रेट उसका टीए के अंदर था वही सेम FTIR के अंदर रहे, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ हद तक किसी इन प्रॉब्लम्स को जो है वो ओवरकम कर सकते हैं. द ट्रांसफर टाइम फॉर द गैस टू रीच द FTIR cell is determined by the flow rate chosen if TA system and length of the transfer. अच्छा, usually transfer time will be few second and flow rate will be या flow will be laminar. जो usually फ्लो टाइम फ्लो रेट जो यूज़ किया जाता है वो फ्यू सेकेंड मीन्स क्या कि जितना भी हमारा जो भी सैंपल हमारे पास जनरेट हो रहा है, जो भी केमिकल कंपोनेंट, जो भी गैशियस मटेरियल हमारे पास टीए के अंदर जनरेट हो रहा है, वो हमारे पास FTIR के अंदर ट्रांसफर होने के लिए क्योंकि हम कहते हैं कि मिनिमम टाइम होना चाहिए टीए के अंदर जो भी मटेरियल जनरेट हुआ उसका FTIR तक ट्रांसफर होने में, क्योंकि अगर टाइम ज़्यादा होगा या हम ये कहेंगे फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो होगा, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो भी गैशियस मटेरियल होता है वो गैस फेज के अंदर कोई आपस में रिएक्ट करके कोई सेकेंडरी टाइप के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, तो जो हमारे क्या कर सकते हैं कि इंटरफेरेंसेस या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसको इफेक्ट करते हैं. तो जो फ्लो रेट यूजुअली जो होता है वो क्या होता है, विदिन द सेकंड होता है कि विदिन द सेकंड के अंदर टीए के अंदर जो भी हमारे पास कंपोनेंट जनरेट हुए हैं वो FTIR के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं. ठीक है, और इसके अलावा जो फ्लो होता है वो लेमिनार फ्लो होता है. हम इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन देख लेते हैं कि FTIR की टीए के साथ कपलिंग करके किस तरह से इंस्ट्रूमेंटेशन होती है, उससे जो है वो फिर आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है. यहाँ पे हमारे पास पूरा टीए अपरेटस, जो हमारे पास कुछ भी हो सकता है, TG है या हम TG यूज़ कर रहे हैं, DTA यूज़ कर रहे हैं, DTG यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास वो है. नेक्स्ट आती है हमारे पास ट्रांसफर लाइन और देन हमारे पास आता है गैस एनालाइजर, जो कि हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं. अगर मैं इसकी ब्लॉक डायग्राम दिखाऊँ आपको, ठीक है, यहाँ पे हमारी क्या है, कैरियर गैस जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे पास ट्रांसफ़र लाइन्स मीन्स जिसको हम इंटरफेस भी कहते हैं. इन अदर वर्ड्स अगर मैं कहूँ कि ये जो हमारे पास इंटरफेस होता है, इंटरफेस बेसिकली क्या होता है, जो हमारे टीए ऑपरेटर्स को क्या करता है, हमारे जो भी इवॉल्व गैस एनालिसिस के जो भी ऑपरेटर्स होते हैं लाइक FTIR अगर हम यूज़ कर रहे हैं उसके साथ उसको कपल करता है. ठीक है, यहाँ पे हीटर इसके साथ कनेक्ट है ताकि इसके टेम्परेचर को हम मेनटेन रख सकें. देन हमारे पास यहाँ पे आता है गैस एनालाइज़र, और जो गैस एनालाइज़र हम यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे इस वक्त हम यूज़ कर रहे हैं FTIR. ठीक है, कैरियर गैस क्या करती है, हमारे पास जो भी टीए के अंदर गैशियस मटेरियल जो भी जनरेट होगा, कैरियर गैस जो है वो उसको क्या करवाएगी, ट्रांसफ़र लाइन के ज़रिए, जिसको हम इंटरफेस भी कहते हैं, वहाँ से कहाँ पे लेके जाती है, FTIR के अंदर क्या करेंगे कि वो जो भी सैम्पल कंपोनेंट्स हमारे पास मौजूद है वो एनालाइज होंगे. देन इनके साथ हमारे पास क्या होता है कि कंप्यूटर अटैच होता है, और कंप्यूटर के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, पीक्स की फॉर्म के अंदर जो है वो हमारे पास हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो आ जाते हैं. ठीक है, ये सिंपल हम क्या कह सकते हैं कि किसकी कंप्यूटर सेटअप अटैच है. यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, इसी तरह से फिर कंप्यूटर के अंदर हमारा डाटा प्रोसेसिंग होता है, और हमारे पास जो भी रिजल्ट्स होते हैं टीए की हम यहाँ पे कोई भी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं. लेट्स सपोज अगर हम क्या कह रहे हैं कि हम TG यूज़ कर रहे हैं या फिर हम DTA यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, कोई भी हमारे पास टेक्निक हो सकती है जिसको हम यूज़ करके क्या कर रहे हैं, अपने सैंपल को एनालाइज कर रहे हैं. हमारे कैरियर के अंदर जो भी गैशियस मटेरियल जनरेट होगा कैरियर गैस के जरिए थ्रू इंटरफेस से या जो भी हमारी ट्रांसफर लाइन से पास थ्रू होकर हमारे पास जो है FTIR के अंदर ट्रांसफर होगा. FTIR जो है वो उसको एनालाइज करता है. देन हमारे पास कंप्यूटर्स के अंदर जो है वो क्या होते हैं, पीक्स की फॉर्म में रिजल्ट जो है वो अपेयर होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास जो FTIR का कर्व आता है, उस कर्व को जो है वो हम किस तरह से जो है वो ड्रॉ करते हैं. मोस्ट कॉमन रिजल्ट ऑफ टीए ऑपरेटर्स कैन बी प्रेजेंटेड इन अ सीवरल वे. डिफरेंट फेज में जो है वो रिजल्ट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं.
जिसमें मोस्ट कॉमन इज इंटेंसिटी ऑफ आईआर एब्जॉर्प्शन एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। कर्व्स का हम देख रहे हैं किस किस के दरमियान हमारा कर्व होता है, इंटेंसिटी ऑफ आईआर ऑब्जर्वेशन, intensity of IR absorption as a function of temperature। ठीक है, मीन्स क्या कि IR की जो भी रेडिएशंस की एब्जॉर्ब किया उसकी इंटेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर के दरमियान जो है वो ग्राफ हमारे पास या कर्व हमारे पास ड्रॉ होता है एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इसी डायग्राम्स को जो है दिस इज आल्सो नोन एज ग्राम्स कैमिडेट प्लॉट। इस प्लॉट को जो है वो ग्राम्स, दिस इज आल्सो नोन एज ग्राम कैमिडेट प्लॉट। ठीक है, जो भी हमारे पास TAFTIR का प्लॉट आता है जो कि हमने कहा था आईआर एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर के दरमियान ड्रॉ करते हैं उसको हम ग्राम स्केमेजिट प्लॉट भी कहते हैं। यहाँ पे हम 2-3 डिफरेंट प्लॉट्स देखेंगे जो कि जनरल है। TG का और जो है वो MS का ग्राफ है। मीन्स क्या कि जो TG को कपल किया गया है MS के साथ तो वो ग्राफ जो है हमारे पास कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये जो है हमारे पास थर्मोग्रेविमेट्री TA ऑपरेटर जो हमने कपल किया हुआ था और ये जो है वो हमारे पास MS के रिजल्ट है। मीन्स क्या कि जो भी हमने जो है टेम्परेचर इंटू डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे हमारे पास जो भी है इंटेंसिटी आ जाएगा अगर हम उसके अकॉर्डिंग भी देखें। ठीक है, इसी प्लॉट को जो हमारे पास MS का आया इसको हम ग्राम्स कैमिडेट ऑपरेटर प्लॉट भी कहते हैं। ठीक है, ग्राम कैमिडेट प्लॉट जो हमारे पास TAFTIR का हमारे पास ऑपरेटर यहाँ पे एक जनरल था जिसमें हमने कहा कि हमारे पास कोई भी मटेरियल है जिसको हमने TG को हमने कपल किया हुआ था MS के साथ, सॉरी FTIR के साथ। FTIR है ये हमारे पास, FTIR का जो भी हमारे पास पीक्स आई हैं। ठीक है, तो इसको हमने कपल किया हुआ था एज रिजल्ट हमारे पास क्या आई हैं, रिजल्ट्स आए हैं जो भी वो यहाँ पे इसके अंदर ही। इसके अलावा एक और जो नेक्स्ट ग्राफ है ग्राम्स कैमिडेट फॉर द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की एवोल्यूशन का जो है वो ग्राम्स कैमिडेट डायग्राम है, ग्राफ है या फिर कर्व है। वही हमने क्या कहा, टेम्परेचर वर्सेस इंटेंसिटी। और ये वाला जो कर्व हमारे पास आता है ठीक है, यहाँ पे सेम वही हमारे पास टेम्परेचर आएगा। ठीक है, यहाँ पे सेम हमारे पास टेम्परेचर और ये भी क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ये वाली जो पीक आई है हमारे पास ये कार्बन मोनोऑक्साइड की कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि रिएक्शन के दौरान इवॉल्व हुई है उसको शो करती है। और ये हमारे पास कौन सा प्लॉट है, ग्राम्स कैमिडेट
प्लॉट फॉर द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसके अलावा एक और हमारे पास ग्राफ है जिसके अंदर जो है वो DTA को कपल किया हुआ है EGA के साथ, ठीक है, इवॉल्व गैस एनालिसिस के साथ। और जो इवॉल्व गैस एनालिसिस की हमारे पास टेक्निक है वो हमारे पास क्या थी, FTIR की थी। तो उसका जो है वो कॉपर सल्फेट को जो है वो स्टडी किया गया है और उसका जो है वो TA FTIR ग्राफ है जिसके अंदर वो क्या बताता है कि किस तरह से जब कॉपर सल्फेट की डिकम्पोजिशन होती है तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि वाटर जो है वो जो जनरेट होता है, वाटर की पीक हमारे पास है और सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस जनरेट होती है उसको जो है वो एनालाइज किया गया है। वो वाला हम ग्राफ देखते हैं कि किस तरह से ड्रॉ होगा। ठीक है, ये हमारे पास DTA। देन अब हम देखेंगे हमारे पास जो है वो EGA के एनालिसिस के लिए जो हमने इसके साथ कपल की हुई है टेक्निक FTIR, वो की उसकी पीक्स हमारे पास आएंगी। वाटर का एनालिसिस, ठीक है, और जो हमारे पास आती है पीक SO2 की वो कुछ इस तरह से। ठीक है, पूछिए इस तरह से कर सकते हैं। लेबल अगर हम इसको करें तो ये हमारे पास 10, देन 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 और 1100 तक का। ठीक है, ये हमारे पास टेम्परेचर है इन डिग्री सेल्सियस और ये हमारे पास जो है वो वाटर की पीक को शो करता है कि वाटर हमारे पास आ रहा है और यहाँ पे जो है वो हमारे सल्फर डाइऑक्साइड की पीक को शो करता है। ठीक है, और यहाँ पे 1000 इंटेंसिटी को हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से जो है हमारे पास क्या आता है, कर्व बेसिकली है, ये है किसका कर्व, DTA EGA फॉर कॉपर सल्फेट का है, फॉर कॉपर सल्फेट 5H2O कर्व यूजिंग FTIR for analysis of water, for analysis
ऑफ वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके एनालिसिस के लिए जो है वो ये यूज़ होती है। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास इसका कर्व आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या बेसिकली मेजर एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ TGMS एंड TGFTIR इज दैट व्हेन सैंपल सच एज पॉलीमर्स degrade to produce a variety of fragments simultaneously, the lack of separation before analysis। तो मेजर डिसएडवांटेज अगर हम TGFTIR का या फिर TGMS का देखते हैं तो यही, जब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब अगर हम पॉलीमर या कोई कॉम्प्लेक्स किस्म का मिक्सचर हम एनालाइज कर रहे हैं तो जब वो डिग्रेड होता है एज रिजल्ट क्या होता है कि वैरायटी ऑफ फ्रेगमेंट जो है वो जनरेट होते हैं जिनको एक साथ जो है वो एनालाइज करना डिफ़िकल्ट है, तो उनकी सेपरेशन का जो है वो प्रॉब्लम आता है, क्योंकि फिर जो हमारे पास स्पेक्ट्रास आते हैं वो हमारे पास स्पेक्ट्रास काफ़ी कॉम्प्लेक्स किस्म के आते हैं जिसको जो है वो एनालाइज करना या फिर इंटरप्रेट करना डिफ़िकल्ट होता है। इस प्रॉब्लम को जो है वो थोड़ा सा ओवरकम करने के लिए ये होता है कि जो हमने लास्ट टाइम अपना अपरेटस देखा था TAMS का, उसमें हमने कहा था कि कोल्ड ट्रैप यूज़ किया जाता है, या फिर मैंने कहा था कि कोई भी स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंट यूज़ कर लेते हैं। कोल्ड ट्रैप या एब्जॉर्बेंट यूज़ करने का जो है वो, या फिर हमने क्या कहा था कि कलेक्शन सॉर्बेंट ट्यूब यूज़ कर लेते हैं जिसको इवॉल्व गैस कलेक्शन ट्यूब भी कहा जाता है। उसके अंदर कोई भी ऐसा सूटेबल सॉर्बेंट जो है हम प्लेस कर देते हैं जो क्या करता है कि कुछ मटेरियल या जो कोई भी गैशियस मटेरियल जनरेट हो रहा है वो उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, देन उनकी हम सेपरेशन करवा के देन हम उसको क्या करते हैं एनालाइज करते हैं अपने जो भी हमारे पास इवॉल्व गैस एनालिसिस की हम टेक्निक यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास आता है कि अगर हम क्या करें अपने TA को जो है वो GC गैस क्रोमेटोग्राफी के साथ भी हम इसको कपल कर सकते हैं और हम अपनी जो डिफरेंट मटेरियल या गैशियस मटेरियल जनरेट हो रहा है उसकी सेपरेशन के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। उससे पहले हम देखेंगे FTIR की एप्लीकेशन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके। इसका जो है वो अगर हम एडवांटेज देखें, स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम्स आते हैं, स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्योंकि हमने क्या कहा था कि फिंगरप्रिंट रीजन्स होते हैं इसके अंदर, हर एक कोई एलिमेंट जो है वो एक स्पेसिफिक रेंज के ऊपर एक स्पेसिफिक रेंज की फ्रिक्वेंसी की लाइट को जो है वो ऑब्जॉर्व करता है, रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करता है, और देन वो एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर जो है वो अपनी पीक जो है वो शो होती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि क्या है, स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम्स आते हैं। तो इसीलिए हमें फाइंड आउट करना इजी है कि कौन से टाइप की गैशियस मटेरियल जनरेट हुए हैं। स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम्स जिनको हम फिंगरप्रिंट्स भी कहते हैं, फॉर फंक्शनल ग्रुप्स एंड इनऑर्गेनिक गैसेस। ठीक है, इसके अलावा जो है इजी इंटरप्रिटेशन, जो भी हमारे पास स्पेक्ट्रास होता है, क्योंकि हमने कहा कि स्पेसिफिकली हर एक का आता है, तो स्पेसिफिकली पीक्स जो हमारे पास आते हैं उनको हमें इंटरप्रेट करना इजी होता है। इजी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पेक्ट्रा, और लास्ट वन नॉन डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस, क्योंकि हमारा जो भी सैंपल होते हैं उनको डिस्ट्रक्ट नहीं करती। लिमिटेशंस इसकी हैं, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कैन नॉट बी डिटेक्टेड। जितने भी सिमेट्रिक एलिमेंट्स होते हैं वो इससे एनालाइज या डिटेक्ट नहीं हो पाते। सिमेट्री मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कैन नॉट बी डिटेक्टेड, ऑक्सीजन कैन नॉट बी डिटेक्टेड। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इंटरफेरेंसेस कॉज करते हैं। इसके अलावा स्मॉल लीनियर रेंज फॉर क्वांटिफिकेशन, लीनियर रेंज जो है वो इसकी स्मॉल होती है
क्वांटिफिकेशन के लिहाज, स्मॉल रेंज फॉर क्वांटिफिकेशन। एमएस के कंपेयर में इसकी जो रेंज होती है क्वांटिफिकेशन की वो कम होती है। अच्छा, और जो लास्ट वन है वो है लोअर सेंसिटिविटी इन कंपैरिजन टू मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इसकी जो है वो सेंसिटिविटी कम है मास स्पेक्ट्रोमेट्री के कंपेयर में, लोअर सेंसिटिविटी। तो ये बेसिकली इसके मेन डिसएडवांटेजेस या हम ये कह सकते हैं कि लिमिटेशंस है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टीएजीसी, अगर हम जीसी के साथ जो है वो कपल करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि गैस क्रोमेटोग्राफी बेसिकली एक सेपरेशन टेक्निक है जिसको हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो भी मटेरियल जनरेट हो रहे हैं हम उनकी सेपरेशन कर सकते हैं, देन फर्दर हम क्या कर सकते हैं उसको एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली अगर हम कहें कि जीसी को हम जो यूज़ किया जाता है वो क्या है, फॉर द सेपरेशन पर्पस। इसका मैं जनरली आपको बताऊं, अनदर अप्रोच टू इवॉल्व गैस एनालिसिस इज टू प्रोसीड द डिटेक्टर बाय अ कॉलम ऑफ अ सुटेबल एडसॉर्बेंट टू पास द इवॉल्व गैस फ्रॉम द टीए इंस्ट्रूमेंट टू जीसी। गैस क्रोमेटोग्राफी का बेसिक प्रिंसिपल अगर आप लोगों को पता है कि इज एन एनालिटिकल टेक्निक दैट सेपरेट कॉम्प्लेक्स गैस मिक्सचर ड्यू टू देयर डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल इंटरेक्शन विद द कॉलम क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी का अगर मैं प्रिंसिपल बताऊं, एनालिटिकल टेक्निक दैट separate complex gas mixture due to their that separates the complex gas mixture due to their different chemical and physical interaction due to their different physical and chemical interaction विद अ स्पेसिफिक स्टेशनरी फेज या कॉलम फिलिंग के अंदर हम जो भी सॉल्वेंट यूज़ करें विद अ स्पेसिफिक स्टेशनरी फेज। ठीक है, तो इसकी बेसिस पे हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास गैसियस मटेरियल जनरेट हो रहा है उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें भी सेम हमारे पास वही होगा कि हमारे पास टीए ऑपरेटर्स जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उस टीए ऑपरेटर्स के अंदर जो भी गैसियस मटेरियल जनरेट होते हैं इंटरफेस के थ्रू जो है वो कहाँ पे जाएंगे, हमारे पास गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर जाएंगे, जहाँ पे क्योंकि हमें पता है कि कॉलम यूज़ होता है, कॉलम के अंदर कोई भी स्पेसिफिक स्टेशनरी फेज है, उस स्टेशनरी फेज के साथ गैसियस की इंटरेक्शन होगी एंड देन जो है वो गैसियस मटेरियल हमारे पास सेपरेट होकर जो है वो इल्यूट होंगे और हम उनको एनालाइज करेंगे। ठीक है, लेकिन जो है इस तरह से जो भी फिर हमारे पास गैसियस मटेरियल सेपरेट हो जाते हैं तो देन हम मजीद फर्दर इसको कपल कर लेते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री के साथ या FTIR के साथ। तो जो भी हमारे पास गैसियस मटेरियल गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर सेपरेट होंगे, 1 बाय 1 इल्यूट होंगे, देन वो मजीद इंटरफेस के थ्रू जो है वो हमारे पास MS के अंदर या फिर FTIR के अंदर ट्रैवल होंगे, जहाँ पे MS के अंदर और FTIR के अंदर हम 1 बाय 1 जो भी हमारे पास गैसियस मटेरियल जनरेट इल्यूट होता जा रहा है उसको हम एनालाइज कर लेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका मेन प्रिंसिपल या वर्किंग वे है। अच्छा, अब इसका क्या है कि मेन जो है वो हम इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम देखेंगे कि क्या क्या इसके एडवांटेज मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस इज टाइम रिक्वायर्ड फॉर एडिक्वेट सेपरेशन एंड फॉर। अच्छा, इसके हम एडवांटेजेस देख लेते हैं। जिसमें फर्स्ट आता है सेपरेशन ऑफ वॉलेटाइल यूटिलाइजिंग द GC कॉलम। हम जो डिफरेंट वॉलेटाइल्स कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ वॉलेटाइल्स यूजिंग GC कॉलम्स। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास आती है इंटरप्रिटेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वेपर सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड। अच्छा, हाई सेंसिटिविटी है, हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिव है, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे के सारे सेपरेट हो सकते हैं, वेरी हाई सेंसिटिविटी। लिमिटेशंस इसकी हम देखते हैं।
अच्छा, एक और जो इसका एडवांटेज है, बाय यूजिंग सूटेबल कॉलम पैकिंग मटेरियल वाइड रेंज ऑफ सेपरेशंस कैन बी अचीव्ड। बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है कि वैरायटी ऑफ एब्जॉर्बर मटेरियल्स मौजूद हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स को हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं, क्या हमारे पास जो वाइड रेंज ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स हैं या जो भी मटेरियल जनरेट होते हैं हम उनकी सेपरेशंस कर सकते हैं। लिमिटेशन है नो कंटिन्यूस ट्रेसेस फॉर मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए कोई कंटिन्यूस ट्रेसेस हमारे पास मौजूद नहीं है जिससे हम क्या कर सकें, हम मॉलिक्यूल्स को ट्रेस कर सकें। लिमिटेशंस no continuous traces for molecule, और इसके अलावा जो सेकंड इसकी लिमिटेशन है, ये डिसएडवांटेज है, रिलेटिव स्लो मेजरमेंट। मीन्स that required special approach for the coupling, that required special approaches, मतलब इसको कपल करना जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। स्पेशल अप्रोचेस फॉर कपलिंग। इसके अलावा जो है वो हम इसको थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं जिनका जो हमारे पास सॉल्वेंट है उसके साथ डिफरेंट टाइप्स का इंटरेक्शन होता है, तो उनका जो इल्यूशन टाइम है वो डिफरेंट होता है, तो टाइम कंज्यूमिंग भी हम इसको कह सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर टर्म। मेन डिसएडवांटेज इज टाइम रिक्वायर्ड फॉर एडुकेट सेपरेशन एंड फॉर इल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस का में मतलब क्या क्या हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे जो है वो ये यूज़ होती है, इसको हम मोस्ट कॉमन इसकी कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं। Coupled with MS and FTIR is used to study the range of hydrated strontium oxalate. क्या है, इट इज़ यूज टू स्टडी कपल्ड विथ GC TA को अगर हम MS और FTIR के साथ कपल करते हैं तो देन इसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द स्टडी ऑफ, यूज टू स्टडी the range of hydrated strontium ऑक्सलेट को स्टडी करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि जब हम इसको जो है वो TA के ज़रिए एनालाइज करते हैं तो कौन से टाइप के मटेरियल जनरेट होते हैं। TGMS इज़ यूज्ड इन पॉलीमर एनालिसिस। पॉलीमर्स के एनालिसिस में यूज़ होती है। Characterization of homopolymers, copolymers, polymeric blends and composites characterization में यूज़ होती हैं for characterization of copolymers, homopolymers, polymeric blends and composites की करेक्टराइजेशन में यूज़ होती है। पॉलीमेरिक ब्लेंड्स एंड कंपोजिट्स
और इसके अलावा जो लास्ट हम कह सकते हैं, यूज टू एनालाइज मोनोमर्स सॉल्वेंट, आल्सो यूज टू एनालाइज मोनोमर्स, डिफरेंट जो भी सॉल्वेंट्स हैं, इसके अलावा जितने भी एडिटिव्स यूज़ होते हैं उनके एनालिसिस में यूज़ होती है, एंड टॉक्सिक डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स, एंड टॉक्सिक जो प्रोडक्ट्स बनते हैं टॉक्सिक डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स की एनालिसिस में यूज़ होती है। इसके अलावा जो है वो कहाँ पे यूज़ होती है, यूज़ फॉर द एनालिसिस ऑफ इन्वायरमेंटल सैंपल्स, मेंटल सैंपल्स के एनालिसिस में यूज़ होती है। लाइक कौन कौन से हमारे पास हो सकते हैं, गार्बेजेस हो सकते हैं, कंटेमिनेटेड सॉइल हो सकती है, सच एज गार्बेज एंड कंटेमिनेटेड सॉइल, ठीक है। इनके एनालिसिस के लिए भी हम क्या करते हैं, इवॉल्व गैस को यूज़ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ जिसमें हमने जो है अपना इवॉल्व गैस एनालिसिस कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।